कि हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को संविधान में परिवर्तन करना है। और हमें याद आ रहा था पुतिन, तो पुतिन का नाम हमने इसीलिए लिया कि पुतिन वहाँ जो कर रहा है, आज हिंदुस्तान में, भारत में उस लाइन पर हमारी गवर्नमेंट और हमारी लीडरशिप जा रही है। वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बड़ा धोखादायक है, डेंजरस है। 400 ईस्वी की तो बात छोड़ो, लोग परिवर्तन के मूड में, यंगर जनरेशन बदलाव चाहते हैं, किसान बदलाव चाहते हैं। राम मंदिर, हिंदुत्व, ये मुद्दा 2024 के चुनाव में रहेगा, इसका कोई असर पड़ेगा? अभी उनके सामने दूसरा कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए ये राम 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 कहते। ये सब एजुकेशन उन्होंने जिनके ऊपर किए थे, वही लोगों का अपने पार्टी में ले लिए और आज उनको साथ लेकर वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन कर रहे। इससे प्राइम मिनिस्टर का ओवरऑल अप्रोच क्या है, जो बोलते हैं इसमें सच्चाई कहाँ तक, ये बात साफ होती है। ये लूज कमेंट नहीं, ये सीरियस कमेंट है जी, डेंजरस कमेंट। और प्रधानमंत्री के लेवल पर जाने वाले व्यक्ति ने इस तरह से बयान देना तो देश के लिए बड़ा नुकसान है। प्राइम मिनिस्टर कोई हो, अल्टीमेटली ये इंस्टीट्यूशन है और ये इंस्टीट्यूशन की इज्जत रखना सब लोगों की जिम्मेदारी है। अगर इंस्टीट्यूशन ही गलत रास्ते पर जाने लगी तो परिवर्तन यही एक उसका अल्टरनेटिव होता है। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ये जो बॉडी है, तो आम जनता को इसके बारे में पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के हाथ में पूरी इलेक्शन की प्रोसेस है। अब प्रोसेस पूरी करने की जिम्मेदारी जिनके सिर पर है, इनके ही इंटीग्रिटी के बारे में लोग बोलना शुरू करें तो ये बात अच्छी नहीं। आइडियोलॉजी मेरी गांधी नेहरू की आइडियोलॉजी, मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी का स्वीकार कर नहीं सकता। और हमारा उद्देश्य ये है महाराष्ट्र में कि जितने बीजेपी की सीट हम कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। दर्शकों, अगर आज की बात करें तो आज का इंटरव्यू बेहद खास है। हम लोकसभा चुनाव की जब बात करते हैं और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, तो आज जिस शख्स के साथ मैं इंटरव्यू करने वाला हूं, ये वो शख्स हैं जिनके बिना आप महाराष्ट्र और देश की राजनीति की बात कर ही नहीं सकते। 2019 के बाद से महाराष्ट्र में जो कुछ बदलाव हुआ है, उसके केंद्र बिंदु में आज के हमारे मेहमान रह चुके हैं और देश की राजनीति को पिछले कई दशकों से इन्होंने देखा है। देश में मौजूदा स्थिति में सबसे बड़े नेताओं में से एक ये हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। सर, अगर शुरुआत करें चुनावों की, तो लगभग 2 चरण के चुनाव जो हैं या उसके जो प्रचार है वो ख़त्म हो चुके हैं। आप लगातार रैलियां कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। आपकी रीडिंग सर, क्योंकि हमेशा से पक्की रही है, आपकी रीडिंग क्या है ये 2 चरण के चुनाव के बाद? ऐसे लगता है कि लोगों ने तय किया है परिवर्तन करने का। मैंने कई डिस्ट्रिक्ट में जाकर रैलीज एड्रेस की। रैलीज ख़त्म होने के बाद 10 बजने के बाद कैंपेन कर नहीं सकते, तब सिलेक्टेड लोगों को बुलाकर इनके साथ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, कहाँ तक जाएंगे। तो मुझे 2-3 बातें दिखाई दी थी जगह जगह पर। एक किसान फार्मिंग कम्युनिटी बहुत नाराज है, थोड़ा गुस्से में भी है मोदी सरकार के खिलाफ। दूसरा यंगर जनरेशन तो कंसल्टेट होकर यह परिवर्तन में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को मोदी साहब के बारे में बिल्कुल विश्वास रहा और ख़ास तौर पर आजकल उन्होंने जो कुछ एक दूसरा स्टेटमेंट किया, बयान दे दिया जी, जिससे कम्युनल कलर इसमें पूरी तरह से मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। उन्होंने घुसपैठिया तक बुला लिया। मंगलसूत्र जो जी, मंगलसूत्र ही जी, मंगलसूत्र कि इस तरह के इशूज उन्होंने रेज किए
कि जो आज तक किसी देश के अपने देश के किसी प्रधानमंत्री ने बात नहीं की। जी जी सर, तो मेरा सवाल यही था कि प्रधानमंत्री कभी मछली की बात करते हैं, कभी जैसे कि आपने कहा मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी वो मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, और ये सारी चीज़ें, और कांग्रेस को मुस्लिम लीग से तुलना कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर वो आ जाएंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उन लोगों को दे देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। तो पहले चरण के बाद देखा गया कि प्रधानमंत्री के बयान ऐसे बदले हैं, उसकी वजह आप क्या मानते हैं, या ये सारे मुद्दे प्रधानमंत्री उठा रहे हैं? सीधी बात है कि लोगों की रिएक्शन क्या है इसका अंदाजा उनके पास आया होगा, एक। और दूसरी, प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्ट्री हो, इनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी भी पावरफुल होती है जी। इस इंटेलिजेंस एजेंसी को हर दिन उनको रिपोर्ट मिलता है जी। इस रिपोर्ट में क्या कहा मुझे मालूम नहीं जी। क्योंकि जिस तरह से स्टेटमेंट उन्होंने किए, इससे बात साबित होती है कि उनको कॉन्फिडेंस रहा नहीं। जो कुछ फिक्सर ये 2 स्टेजेस में हुआ, ये फिक्सर इनके लिए लाभदायक नहीं है, और इसीलिए इस तरह के बयान वो दे रहे कि जो प्राइम मिनिस्टर की इंस्टीट्यूशन को शोभादायक नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, अल्टीमेटली ये इंस्टीट्यूशन है, और ये इंस्टीट्यूशन की इज्जत रखना सब लोगों की जिम्मेदारी है। अगर इंस्टीट्यूशन ही गलत रास्ते पर जाने लगी तो परिवर्तन यही एक उसका अल्टरनेटिव होता है, और लोगों का उस डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल। आपने ये कहा भी था, और मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, जब भी कोई प्रधानमंत्री कोई बयान देते हैं तो उसे बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया, और ये अभी की बात नहीं है सर, जैसे 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव थे तो इन्होंने शमशान बनाम कब्रिस्तान का मुद्दा लाया। तब कहा गया कि ईद में बिजली दी जाती है, दिवाली में बिजली नहीं दी जाती है। फिर जब गुजरात में चुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर कई लोग पाकिस्तान के नेताओं से मिलते हैं ताकि मुझे हराया जाए। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आप इतने दशकों से राजनीति देखते आए हैं, ऐसे लूज कमेंट्स या ऐसे बयान क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए? आपने कहा कि वो एक गरिमा भी होती है, एक पद होती है, तो इस तरह का बयान देना बार बार चुनावों में और खुलकर कहना, और उसके ऊपर कोई भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बात ऐसी कि लूज कमेंट नहीं, ये सीरियस कमेंट है जी, डेंजरस कमेंट। अब प्रधानमंत्री के लेवल पर जाने वाले व्यक्ति ने इस तरह से बयान देना तो देश के लिए बड़ा नुकसान है। और इसीलिए आज ये इलेक्शन का मुद्दा करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने हमारे स्पीचेस में ये इशू एग्रेसिवली रेज करना शुरू किया है। जिस दिन से उन्होंने इस रास्ते पर जाने की बात देश के सामने रखी। सर, आप लगातार अलग अलग जगहों पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस पार्टी की शुरुआत की, अब उसका चुनाव चिन्ह आपके पास नहीं है। आपके पार्टी के जब नाम लेते हैं तो एनसीपी शरद पवार ऐसा कहना पड़ता है। तो जब हम एनसीपी की बात करते हैं, आज तक जब लोग बात करते हैं, तो आपके चुनाव चिन्ह को लोग याद रखते हैं। ऐसे में चुनावों से पहले एक नया चुनाव चिन्ह देना, तुतारी बजाता हुआ आदमी, ये क्या इसका कोई परिणाम पड़ता है या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि और आप कैसे सोचते हैं कि जिस चुनाव चिन्ह की शुरुआत आपने की, जिस पार्टी की शुरुआत आपने की, ये कहा गया कि वो चुनाव चिन्ह से आप चुनाव नहीं लड़ सकते? नहीं, बात ऐसी है कि ये डिसीजन है इलेक्शन कमीशन जी, इसके ऊपर हमारा अपील पेंडिंग है। मैं तो सऊदी जैसे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर जो कुछ हुआ इलेक्शन कमीशन से, वो इलेक्शन की जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस के लिए सोच लगी, इस तरह से काम नहीं हुआ है। अभी अल्टरनेटिव क्या है? तो अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोगों के सामने जाना है। और इससे सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन, उन्होंने ये नया चुनाव सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, जो कोई 200 चुनाव इनके पास है, इनमें से आपको ठीक लगता है वो उसका स्वीकार आप कर सकते हैं। मगर पुराना हमारा जो चुनाव चिन्ह है, वो चिन्ह उन्होंने दूसरे को दिया है। जी, चुनाव लड़ना है, चॉइस नहीं है। इलेक्शन कमीशन को आज अल्टरनेटिव नहीं है। मैं तो कोर्ट में है, कोर्ट का डिसीजन आने के लिए देर लगेगा। इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो गई, और इसलिए
कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव करना चाहिए, इसलिए हमने ये नया चुनाव का स्वीकार किया जी। और चुनाव लड़े। डिफिकल्ट है, जी। हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा जगह जगह पर हमारा चुनाव ये है, क्योंकि आम जनता को हमारा चुनाव दूसरा उनके दिमाग में बिल्कुल। कई सालों से हमने वो काम किया है और आज वो चुनाव हमसे निकल कर दूसरे को दे दिया, इससे हमारा नुकसान है। फिर भी चुनाव लड़ना है तो मजबूती से लड़ेंगे, नया चुनाव लोगों के सामने रखेंगे और जीतेंगे। जी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात निकली है तो चाहे इंडिया की बैठक हुई हो मुंबई में या फिर विपक्ष के नेता बार बार चुनाव आयोग के पास जाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तो आप ना कोई धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई जाति का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा है कि बीजेपी के नेता उनके सोशल मीडिया पर भगवान राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, कई उनके नेताओं ने इसके बयान दिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चुनाव आयोग को लेकर लगातार कई सारी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं, आपका इस पर क्या कहना है सर? इनके कुछ इश्यूज पर अपोजिशन में कोर्ट में गए थे, अनफॉर्चुनेटली कोर्ट का डिसीजन ठीक से अभी तक आया नहीं जी। मगर जब इलेक्शन होगा तो हम लोगों को बैठ कर ये तय करना होगा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ये जो बॉडी है तो आम जनता को इसके बारे में पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी के हाथ में पूरी इलेक्शन की प्रोसेस है और प्रोसेस पूरी करने की जिम्मेदारी जिनके सिर पर है, इनके ही इंटीग्रिटी के बारे में लोग बोलना शुरू करें तो ये बात अच्छी नहीं। और इसलिए आज न कल ये इसको हमें हाथ में लेना होगा। अभी प्रोसेस शुरू हुई है, इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन उसका एक मैं आपको उदाहरण यहीं से दूंगा, बारामती से। जब आपके पास तुतारी बजाने वाले शख्स के चुनाव चिन्ह है तो वहाँ पर एक और जो वहाँ पर कैंडिडेट है उन्हें भी तुतारी दिया गया है, तो एक तरीके से कन्फ्यूजन होगा। वो भी एक मामला कोर्ट में गया हुआ है, लेकिन एक एक कर ऐसे कई जगहों पर हमने देखा कि चीज़ें हुई। सूरत को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ पर भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे प्रत्याशी, दोनों को जो है एक तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया, बाकी 8 लोग वापस हो गए, उन्होंने अपना वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया और जीत गए। किया, बाकी 8 को विड्रॉ किया जी। वो सब इंतजाम किया था। और अभियान खुद ऐसी बात कह दी। ये इलेक्शन सिस्टम पर लोगों का भरोसा जाएगा, भरोसा उठ जाएगा तो डेमोक्रेसी के लिए बात बिल्कुल अच्छी नहीं। बिल्कुल। अब सर एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी ने आपसे पूछा है और आप लगातार इस पर कह रहे हैं, मैं उसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। पहले शिवसेना की पार्टी को तोड़ा गया, उनके उद्धव ठाकरे को एक नया चुनाव चिन्ह दिया गया, आपके पार्टी को तोड़ा गया, एक नया चुनाव चिन्ह दिया गया। बारामती की बात करें तो आपके ही परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, तो एक तरीके से ये क्या कभी महाराष्ट्र की राजनीति इस स्तर पर गई थी जिस स्तर पर अब गई हुई है, और कहीं ना कहीं परिवार तक ये लोग पहुँच गए हैं? ये पूरी जिम्मेदारी मोदी साहब की है। अच्छा। चाहे परिवार में हो या कहीं न कहीं हो। मोदी साहब ने भोपाल में एक स्पीच किया था, बयान दिया था, और मेरे पार्टी के ऊपर उन्होंने स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया था। उन्होंने कहा था कि नेशनल कांग्रेस पार्टी ने नेशनल करप्ट पार्टी है। हाँ। और ये कहने के बाद उन्होंने 2 बातें कही। जिन पार्टी के लोगों का सहयोग स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बैंक के काम में गलत तरह से कदम उठाकर 70,000 करोड़ का घपला जिन्होंने किया, और इरीगेशन स्कैंडल महाराष्ट्र में जो हजारों करोड़ जिससे गए, इससे जिम्मेदार ये नेशनल करप्ट पार्टी है। ये उन्होंने स्टेटमेंट किया। मैंने जब तभी स्टेटमेंट किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दे दिया ये इररिस्पॉन्सिबल बयान है, उनके पास हुकूमत है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर एक इंक्वायरी कमीशन करो, ये दोनों चीज़ों पर इंक्वायरी करो, इसमें कौन इन्वॉल्व है ये बात देश के सामने जाने दो, और जिससे ने समझो किया होगा तो जो कुछ सज़ा देनी है वो सज़ा दे दो।
ये सब एलिगेशन उन्होंने जिनके ऊपर किए थे वही लोगों का अपने पार्टी में ले लिए और आज उनको साथ लेकर वह अपनी इलेक्शन की कैंपेन कर रहे। इससे प्राइम मिनिस्टर का ओवरऑल अप्रोच क्या है, जो बोलते हैं इसमें सच्चाई कहाँ तक, ये बात साफ होती है। लेकिन सर अगर इसे देखें तो इसे देखने के दो तरीके हैं। एक ये है कि अगर बारामती की एक बात करें तो वहाँ पर अगर सुप्रिया सुले जीतती हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी को लॉस नहीं होता है, अजित पवार या उनकी पार्टी को लॉस होता है। अगर सुनेत्रा पवार जीतती हैं तो आपको परेशानी बढ़ती है, एक तरीके से बीजेपी स्ट्रांग होगी। तो जीते या हारे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोई नुकसान में नहीं है। ऐसे कई जगहों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने है। तो ये एक तरीके से दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं। यहाँ बीजेपी का समर्थन का कैंडिडेट हारेगा तो बीजेपी की एक सीट कम हो जाएगी। और हमारा उद्देश्य ये है महाराष्ट्र में कि जितने बीजेपी की सीट हम कर सकते हैं इस पर हमें ध्यान देना है। बिल्कुल। और क्योंकि आपने कहा कि प्रधानमंत्री एजेंसीज की बात कर रहे थे या घोटाले की बात कर रहे थे, इसे आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका इस्तेमाल करना, विपक्ष में जो लोग हैं जो साथ में नहीं हैं उन पर आरोप लगाना, कुछ लोगों को जेल में डालना। आपके ही पार्टी के अनिल देशमुख कई समय तक जेल में थे, संजय राउत कई समय तक जेल में थे। दबाव एक तरीके से बनाना, बाकी लोगों को कहना। और जब हम बात कर रहे हैं तब ये देखा गया कि सुनेत्रा पवार को आज क्लीन चिट दी गई है। तो ये सवाल भी लगातार उठता है कि जो विपक्ष में रहते हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई होता है और जैसे ही कोई सत्ता में आ जाता है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सत्ता में आता है, रूलिंग पार्टी में ज्वाइन होता है, इनके ऊपर की कार्रवाई बंद होती है। और अपोजिशन के जो लोग हैं इनके खिलाफ ये सब एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि कई हमारे साथी कई सालों से हमने उनको इनकरेज किया, सपोर्ट किया, इनकी लीडरशिप बिल्टअप की। आज ऐसे कुछ इंक्वायरीज इनके खिलाफ शुरू किए कि जिससे उन लोगों को मजबूरी से मेरे पास आकर मुझे कहने लगे कि भाई हमें चॉइस नहीं, इससे रास्ता एक ही है कि बीजेपी में जाओ, मोदी साहब के फैस हो। और वो मतलब हम ये नहीं करेंगे तो हमें जेल में जाना पड़ेगा। वो कहते थे कि छगन भुजबल इतने से महीनों के लिए जेल में गए और कोई हमारे साथी जेल में गए, यही स्थिति हमारी पैदा हो जाएगी और ये नौबत हमारे ऊपर आने नहीं तो इनके साथ जाना वही रास्ता है। और आपने हमें इजाज़त दी नहीं तो हमें माफ़ करिए, हम उस रास्ते पर जाने वाले। और उन्होंने ऐसा डिसीजन नहीं। लेकिन पवार साहब, जब आपके किताब का विमोचन हो रहा था और आपने अचानक से मुंबई के वाई बी चौहान में जब ये ऐलान भी कर दिया था कि अभी आप स्टेप डाउन करना चाहते हैं, एक तरीके से क्या आपको ये अंदाज़ा तो ज़रूर लग गया होगा कि पर्दे के पीछे कई सारी चीज़ें जारी हैं? आपको ये पता भी होगा, ये तो कोई मानेगा नहीं कि आप को कम से कम अंदाज़ा ना हो कि अच्छा कुछ तो ये लोग कर रहे हैं और आपके नाम को लेकर कर रहे हैं। शुरुआत में तो बहुत कन्फ्यूजन करने की भी कोशिश की गई थी, जब इन्होंने बनाया तो आपसे मिलने भी आए थे। अब तो सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं, आप मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा था ये टूटने से पहले कि ऐसा कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है? ऐसे कुछ होगा, यहाँ तक जाएगा ऐसे लगे हैं। मगर ये बात सच है कि हमारे कुछ साथ बार बार मुझे डेलीगेशन लेकर आते थे और हमें तकलीफ है, हम खतरे में हैं, हमें जेल में जाना, कुछ तो रास्ता निकालिए, चलिए उनके साथ, इनसे बात करिए। ये बात बार कहते थे, यहाँ तक सच है। और मैंने कहा कि भाई मैं आइडियोलॉजी मेरी गांधी नेहरू की आइडियोलॉजी, मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी का स्वीकार कर नहीं सकता। अल्टीमेटली आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इस स्थिति को सामने जाने के लिए जो आपकी तैयारी है वो नहीं होगी तो आप तय कर सकते हैं कि आपको ठीक लगा और मैं इसकी पार्टी में आऊँगा। लेकिन जिस पार्टी के इन नेताओं को आपने सब कुछ दिया, आपने उन्हें मंत्री बनाया, नेता बनाया, जिन लोगों को आप सत्ता में नहीं थे तब भी राज्यसभा में भेजा, वो लोग आपके खिलाफ अब बयान देने लगे हैं, एक तरीके से बोलने लगे हैं कि अगर मैं बोलने लगूंगा तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो सर एक मनोस्थिति भी तो होती है, जिन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही लोग ना केवल वहाँ पर गए हैं बल्कि अभी आपके खिलाफ या फिर आपके पार्टी के जो लोग नहीं गए उनके खिलाफ लगातार बयान देने लगे। सीधी बात है कि जिसने कहा कि मैं बोलने लगा तो किताब लिखना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है
और मैं समझ सकता हूँ। मैं एक ही उसका एक सवाल पूछता हूँ कि उनका मुंबई में मकान है, अब ईडी का ऑफिस कहाँ है वो देखिए। आज ईडी का ऑफिस उनके घर में, बिल्कुल। उन्होंने हमें कहा कि अंदर घर में जाते समय ईडी का दफ्तर देखने के बाद रात को नींद नहीं आती। तो ईडी वहाँ तक गए हैं, ये जो स्थिति जिसकी है उन लोगों को क्या लगेगा? उनको चॉइस कैसा, उनका चॉइस मोदी क्रिटिसाइज करो और मोदी के बारे में जो कुछ बात है वो करो। बिल्कुल। क्योंकि नरेंद्र मोदी की बात लगातार हम कर भी रहे हैं, तो दो चीज़ें हैं। एक तरफ वो कहते हैं मोदी की गारंटी, कल आपके सभा में हमने देखा, आप तो खुद उनके पुराने भाषण लगाकर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए कि कैसे बदला हुआ। तो ये जो मोदी की गारंटी का बात वो बार बार कर रहे हैं, या 400 पार के नारे वो दे रहे हैं सर, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी तरीके से, और ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में हमने देखा है कि जो बीजेपी की ओर से कहा जाए उसे ही बार बार दिखाया जाता, विपक्ष को स्पेस नहीं दिया जाता, और उनका बार बार 400 पार का नारा देना, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको लगता है वोटर्स पर पड़ता है? मैंने जितने पब्लिक मीटिंग एड्रेस की, इससे मैं कन्विंस हुआ कि 400 की तो बात छोड़ो, लोग परिवर्तन के मूड में, यंगर जनरेशन बदलाव चाहते हैं, किसान बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव जो लोग चाहते हैं, इसका नक्शा हम लोगों को देखना मिलेगा। पवार साहब, हम आपके सारे जो रैलीज़ हैं उससे भी ट्रैक कर रहे हैं। आप सूखे की बात करते हैं, जब किसान की बात करते हैं आप कपास, सोयाबीन उसकी बात कर रहे हैं, आप बेरोज़गारी पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में है वो बात करते हैं राम मंदिर की, वो बात करते हैं कश्मीर से 370 को हटाने की, वो कहते हैं कि दुनिया में भारत का जो नाम है वो बड़ा है, वो कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो लगता है आपको राम मंदिर, हिंदुत्व, ये मुद्दा 2024 के चुनाव में रहेगा, इसका कोई असर पड़ेगा, या फिर जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उससे फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत हिंदी में होने की संभावना लगती है। मैं बाकी जो क्या कि अभी समझो कश्मीर के बारे में, 370 के बारे में जो कुछ बात उन्होंने कही, वहाँ के गवर्नर साहब ने सच्चाई बताई, उनका सवाल था, वो स्टेटमेंट देखने के बाद ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है वो देश के सामने आ गई। अभी उनके सामने दूसरा कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए राम 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 कहते। आज तो अमित शाह ने कहा कि हम लोगों को इन्विटेशन दिया फिर भी गए नहीं। अरे कई लोगों से मैंने बात की, वो भी वहाँ गए नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं गए? उनका कहना है मंदिर का काम अभी तक पूरा हुआ नहीं, इसलिए काहे के लिए जाना, जब पूरा होगा तो हम देखेंगे। और मंदिर का इन्विटेशन आया, हमने जाएगा, हम गए नहीं, इसलिए हम सोचे राम के विरोध में हमारे ऐसी बात नहीं। अभी कल मैं तुलजापुर में था, जी बिल्कुल, वहाँ एक फेमस मंदिर है, वहाँ जाके आया। पंढरपुर में जाता हूँ तो वहाँ पांडुरंग के मंदिर में, विठल के मंदिर में जाता हूँ, अगर समझो एक समय नहीं गया तो मुझे विठल भक्त नहीं, ऐसी बात हो नहीं सकती। लेकिन यही बना दिया है ना सर कि जो सत्ता के साथ नहीं है, या फिर जो विपक्ष में है, जो बीजेपी के साथ नहीं है, वो एंटी हिंदू हैं, वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। जैसे कांग्रेस के बारे में कह दिया, मुस्लिम लीग का मदद कर रहे हैं या माइनॉरिटीज़ की मदद कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो लांछन लगाना कि जो हमारे साथ नहीं है वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, देखिए वो राम मंदिर में भी नहीं आते हैं। तो एक तरीके से क्या आप देखते हैं कि जैसे राजनीति आगे बढ़ रही है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो देश में फैल रही है, और इसका कहीं ना कहीं दो कम्युनिटी के बीच में असर होगा? हिंदू मुस्लिम तक होगा या नहीं होगा मैं कह नहीं सकता, मगर मोदी साहब को पता लगा है कि उनको ठीक तरह से समर्थन मिलता नहीं। और यहाँ जो इश्यूज ऑपोजिशन रेज कर रहे हैं, ये इश्यूज को रिस्पॉन्स मिल रहा है,
और इसलिए सब डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। और डाइवर्ट करना हो तो रिलीजियस इशू रेस, लिंग्विस्टिक इशू रेस करना, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। ये धारणा, ये विचारधारा मोदी साहब और उनके साथियों की है, और इसीलिए वह इलेक्शन उस लाइन पर ले रहे, दूसरा कुछ इशू नहीं। आपने हाल ही में एक सभा में कहीं ना कहीं पुतिन का भी जिक्र किया और कहा कि कहीं ना कहीं ये डर है कि आगे जाकर वैसे माहौल ना हो जाए। क्यों लगता है आपको कि ये पुतिन की बात जो आई थी, या वैसा माहौल क्या बढ़ रही है? हमें देश के संविधान के बारे में चिंता है। हम ऐसे स्टेटमेंट कहते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का हाथ लगाने वाले नहीं है, हम बार बार कहते। उनके साथियों ने क्या कहा? उनके हेगल नाम का पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट बंगलोर से दिया। उन्होंने कहा कि हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए, क्योंकि मोदी साहब को संविधान में परिवर्तन करना है। जब तक इतनी सीट नहीं मिलेगी तब तक वो परिवर्तन नहीं कर सके। ज्योति बिरला ने राजस्थान में ऐसे ही सीट, उनके सहयोगी उत्तर प्रदेश के रंगू पार्लियामेंटेरियन है, उनका ही ऐसा स्टेटमेंट, संविधान बदलनी चाहिए, और वो करना हो तो 400 से ऊपर जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4 लोगों ने जो पार्लियामेंट से पब्लिक स्टेटमेंट करते, इसका अर्थ क्या है? इसकी मीनिंग यही है कि वो सोच उनकी ये है कि आज की कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब ने दी, इसे उन्हें जो करना है वो करने के लिए मर्यादा थी, और ये लिमिटेशन आती है। इससे रास्ता निकलना हो तो संविधान में परिवर्तन, कुछ न कुछ सुधार, इसकी आवश्यकता है। और इसीलिए हमें डर है कि जो रशिया में हो रहा है, शायद उस लाइन पर हम जाएंगे। आपकी मैनिफेस्टो क्योंकि आज रिलीज़ हुई है, उसके तीसरे पन्ने पर भी संविधान है, तो ये संविधान का मुद्दा लगभग सभी विपक्ष की पार्टियां उठा रही हैं। क्या जनता तक सर आपको लगता है कि ये बात पहुंची है? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, और क्या जनता समझ पा रही है कि ये संविधान बदलने की जो बात है वो कितनी डेंजरस हो सकती है? और आपके खुद के मैनिफेस्टो को हम देखते हैं तो तीसरे पन्ने पर ही जो संविधान का प्रियम्बल है वो भी मौजूद है। हमें लगता है कि ये बात लोगों के सामने रखनी हमारी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, और हम करेंगे। और जैसे हम करेंगे वैसे लोग भी सोचना शुरू करेंगे, और लोग भी इसमें रोकने के लिए जो कुछ सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है, इसकी गंभीरता लोग लेंगे। मेरे आखिरी कुछ सवाल हैं सर। आपके मैनिफेस्टो को ही हम बाहर देख रहे थे, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जब मैनिफेस्टो कोई पार्टी निकालती है तो उसमें ज़्यादा बात होती है कि कैसे पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम कम करेंगे, किसानों की आय को बढ़ाएंगे, या फिर डेवलपमेंट, और उसकी बात तो करते हैं, वो आप में भी है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो गवर्नर अपॉइंटमेंट विद स्टेट कंसल्टेशन के साथ करेंगे, या फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 356 करेंगे, तो ये केंद्र बनाम राज्य का जो मुद्दा हमने पिछले 5 साल में खास तौर पर देखा है। जब आप लोग भी यहाँ सत्ता में थे, जो गवर्नर थे वो आप लोगों को समय नहीं देते थे, आप लोगों की ओर से जो 12 विधायकों को विधान परिषद के लिए नॉमिनेट करना था वो नहीं देते थे। तो अब ये जो मुद्दा है ये नेशनल लेवल पर भी चला गया है, और ये जो सेंटर की ओर से मिसयूज किया जाता है पावर का, वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे लोगों का सिलेक्शन करते हैं मोदी जी, उनकी गवर्नमेंट, कि वो राज्यपाल, उन्हें चाहिए उस लाइन से काम करते। वो राज्यपाल डेमोक्रेसी के राइट जिन लोगों को स्टेट के लोगों में है उनको नज़रअंदाज करते, और इसीलिए कंसल्टेशन स्टेट के साथ होने की आवश्यकता है। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब स्थिति अलग थी, तब नर्सिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किसी की भी अपॉइंटमेंट करनी हो कि जहाँ गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन की आवश्यकता लगती थी, तो हम मिलते थे और मिलकर यूनानिमसली डिसीजन लेते थे। तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर के रास्ते में कभी आते नहीं थे। चीफ मिनिस्टर का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो समर्थन लेते थे, चीफ मिनिस्टर के परफॉर्मेंस में कुछ कमियाँ हो तो बातें हमारे सामने रखते थे और सेकंड थॉट देने के लिए इजाज़त देते। इससे ये रिलेशनशिप भी अच्छी होती थी और काम करने में कभी नौबत नहीं आती। आज ये हो रहा है कि हम देखते हैं राजस्थान, वेस्ट बंगाल में क्या होगा। जी, वेस्ट बंगाल में
प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कुछ भी डिसीजन ले लिया तो गवर्नर साहब अलग बुराई नहीं देते। जी। कैसे सरकार चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन ने किसका डिसीजन सुना और इसका ओवरऑल डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इस पर पूरा असर होता है। ये दुरुस्त करना हो तो हमने जो सजेशन किया है इसका स्वीकार करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जी। मेरे आखिरी कुछ सवाल सर, एक ये है कि जब आप बात कर रहे थे कि पहले कैसे नियमों का पालन होता था, अब चुनावों के समय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेते हैं, हमने देखा है आम आदमी पार्टी के कई लोगों को गिरफ्तार किया और वो टाइम पे क्या जब आचार संहिता लागू है तो ये इवन प्ले फील्ड तो है नहीं। अब आप मानते हैं कि चुनाव में जितना विपक्ष को जगह मिल रही है या इवन प्ले फील्ड आप मानते हैं इस चुनाव में है आप लोगों को? इसीलिए हमें लग रहा है, और हमें याद आ रहा है पुतिन, तो पुतिन का नाम हमने इसीलिए लिया कि पुतिन वहाँ जो कर रहा है आज हिंदुस्तान में, भारत में उस लाइन पर हमारी गवर्नमेंट और हमारी लीडरशिप जा रही है। वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बड़ा धोखादायक है, डेंजरस है और उसको अपोज करना, लोगों को इस बारे में जागृति करना और लोगों को परिवर्तन के लिए तैयार करना, ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे समझ कर काम करना, ये बात हमारे दिमाग में। बिल्कुल। मेरे सिर्फ आखिरी दो सवाल सर, एक ये है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यह कहा जाता है कि अगर मोदी नहीं तो कौन, तो ये एक चीज़ है कि मोदी सरकार, मोदी मोदी, तो क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा उस हिसाब से चुनाव होना चाहिए या आपका जो लोकल कैंडिडेट है उस हिसाब से होना चाहिए? सारी बात है, प्रधानमंत्री मेजोरिटी होने के बाद बन सकता है, बनेगा, मगर आज स्टेट के इशूज़ है, लोगों के सामने जो इशूज़ है, नेशनल इम्पोर्टेंट इशूज़ है, इस पर ध्यान सबसे ज़्यादा देने की आवश्यकता। और ये करना हो तो इलेक्शन आज मोदी 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 जो कहते हैं ये लाइन से इलेक्शन ठीक लाइन पर जाएगा ऐसे हमें लगता है। 4 जून को क्या होगा सर, ये मेरा आखिरी सवाल है। 4 जून को आप क्या देखते हैं, क्या तस्वीर रहने वाली है? मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ मैं ये कह सकता हूँ लोगों का मूड मुझे दिख रहा है परिवर्तन का। वो कहाँ तक आएगा, मैंने महाराष्ट्र के बाहर अन्य राज्यों में वहाँ क्या स्थिति है वो देखी नहीं, मैं वहाँ गया भी नहीं, मगर मेरे स्टेट से मुझे लगता है कि यहाँ लोगों का मूड परिवर्तन का है। बिल्कुल। पवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ना ही केवल बात की बल्कि आपने तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। और ऐसे समय में जब आप लगातार सुबह शायद 6 बजे से लेकर रात को आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोगों के रैलीज़ कर रहे हैं और उसके बावजूद 84 ईयर यंग शरद पवार हमारे सामने आए और ना केवल बात की, बताया कि उनके मुद्दे क्या हैं। अगर आप इनके मैनिफेस्टो को देखें तो उसमें मीडिया के लिए भी कहा गया है कि कैसे मीडिया को भी आज़ादी मिलेगी। तो इस लेवल पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।